बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। मैं आप लोग को पॉलिटी पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे पहले पहले सर आएंगे रवि सर ना, तो वो मैथ्स और रीजनिंग पे डील करेंगे। दूसरे कौन आए, सुनील सर आए होंगे, है ना। वो आपका डील करेंगे क्या, छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, मैं निखिल केसरी आप लोग को डील करूंगा क्या, पॉलिटी पे, है ना। और अगर सुविधा मिला आगे तो फिर इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, है ना, अगर समय मिला तो। वैसे समय मिलेगा कि नहीं पता, लेकिन समय मिला तो इकोनॉमी भी पढ़ेंगे बाद में, पॉलिटी के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक पीएससी का विद्यार्थी यदि मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर पीएससी कर रहा है और आस पड़ोस मोहल्ला कोई भी जानता है, तो सबसे पहले आपको पॉलिटी के बारे में पूछेगा वो, या तो इतिहास या तो पॉलिटी। तीसरा कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि उनके मन में यही चलता है कि एक पीएससी के अभ्यर्थी को पॉलिटी तो आता ही होगा और इतिहास आता होगा, और दोनों पर ही चर्चा होती है। आइए, और दो ही सब्जेक्ट पर चर्चा होती है ज्यादातर, इतिहास पर और पॉलिटी पर। लेकिन वो सब बातें ज्ञानवर्धक हैं, केवल ज्ञानवर्धक मतलब केवल नॉलेज को गेन करने के लिए है। आपका मेन उद्देश्य क्या होगा कि कैसे आप पॉलिटी और हिस्ट्री का यूज करेंगे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि एक बात हमेशा शुरुआत से पहले दिन से ध्यान रखना, जो हमको नहीं बताया हमारे टीचर, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं बताया। पीएससी नॉलेज का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक हद तक ही नॉलेज काम आएगा। पीएससी पूरा का पूरा प्लानिंग का खेल है। किस प्रकार से आप एग्जाम को प्लान करेंगे, क्योंकि ये पूरा साल भर चलता है ये एग्जाम। आप शुरुआत करेंगे फरवरी में आप प्री देंगे, ठीक है। उसके बाद जून में मतलब 4 महीने के बाद क्या देंगे, मेंस। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद क्या देंगे, इंटरव्यू। पूरा 1 साल का प्रोसेस है ये, और सब में प्लानिंग की आवश्यकता है। कोई भी एक स्टेप को आप ज्ञान की वजह से नहीं पार करेंगे। आप ज्ञान के साथ क्या ऐड करेंगे, उसमें प्लानिंग। उसमें बहुत बड़ा एक प्लान लगेगा कि किस प्रकार से आप किस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि सिलेबस अगर सर लोग ने डील किया होगा तो उसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूं, अगर नहीं किया होगा तो। जैसे पिछले बार का कट ऑफ बताया क्या सर ने, कितना था, 110। 110 नहीं था, 109 दशमलव कुछ था, 108 के आसपास था वो। चलो 110 ही मान लेते हैं। वो जनरल बॉयज का कट ऑफ है, वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है 110। और क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। मतलब 55 क्वेश्चन में आपका क्या हो गया, कट ऑफ निकल गया। अब समझो कट ऑफ निकला है, मतलब 110 नंबर जिस बच्चे ने लाया उसने मेंस लिखा, यही हुआ। भाई ये तो सबसे मिनिमम बच्चा है ना, मैक्सिमम तो 140 भी गया है। सोचो किस लेवल पे नीचे चले जाता है। मतलब 55 क्वेश्चन सही बनाने पर आपका कट ऑफ निकल गया, और जबकि लोग 5-5 6-6 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, रगड़ के पढ़ दिए हैं, इतना पढ़ दिए कि पूछो मत, फिर भी नहीं निकल रहे। ऐसा कुछ तो अलग होता होगा। पूरा खेल प्लानिंग का है, पूरा का पूरा। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ का सेक्शन आपको सिलेक्शन नहीं दिला रहा है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, मेंस की अभी बात नहीं कर रहा। प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है वो सबके लिए समान हो चुका है। पूरा जो प्रीलिम्स निकलता है आज के डेट पे, वो बेस क्या है, इंडियन वाला जीएस। इंडियन जीएस आपको प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा नंबर दिलाकर सबसे जल्दी आसानी से प्रीलिम्स निकालता है वो। क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ क्या समस्या हो गई है ना, छत्तीसगढ़ सबको आता है, सबको आता है छत्तीसगढ़। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में क्या फैक्चुअल ज्यादा है, पूरा पूरा फैक्ट रटना है, उल्टा सीधा फैक्ट है, पूरा रटते जाना है, रटते जाना है, रटते जाना है। इस कारण से छत्तीसगढ़ यदि 50 क्वेश्चन आता है, क्योंकि 100 में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का आएगा और 50 इंडियन जीएस का आएगा, तो जो 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का आता है उसमें से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सबको पता है, लिटरली सबको पता है। कहीं के भी आप भी 6 महीने जब पढ़ लेंगे ना यहाँ पास, 5-6 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि ये वाला सेक्शन तो मेरा डन। मतलब जितना 3 साल 4 साल पढ़ने वालों को आता है उतना मेरे को भी आता है, और वो मेरे से नहीं छूटने वाला। दिक्कत कहाँ जाता है, जीएस वाले, क्योंकि जीएस जो इंडियन का है वो बहुत वृहद सिलेबस है। भारतीय इतिहास अपने आप में पूरा छत्तीसगढ़ पार कर जाएगा तब भी वो खत्म नहीं होता, इतना बड़ा है वो। पॉलिटी भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पॉलिटी। उसके बाद आएगा इंडियन जियोग्राफी, फिर उसके बाद आएगा इंडियन इकोनॉमी, फिर आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब इतना ज्यादा कलेक्टिवली बड़े हो जाते हैं कि लोग इसको कवर नहीं कर पाते। और ज्यादातर स्ट्रेटेजी किसके लिए बनाते हैं, वो छत्तीसगढ़ के लिए, जहां ज्यादा उपयोग है ही नहीं, यूजफुल नहीं है वो उनके लिए। इसलिए प्रीलिम्स में आपको इंडियन जीएस को भी बहुत ज्यादा वेटेज देना है, जितना आप किसको देंगे, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को तो देना ही, नो डाउट, क्योंकि जो 25-30 क्वेश्चन आपसे बनेंगे वो तभी बनेंगे जब आप मेहनत करोगे, तभी आप उनके बराबर पहुंचोगे। ठीक है, तो 25-30 उधर बना लिए,
सोचो 25-30 उधर बना रहे हो, 30 इधर, इतने में आपका प्रीलिम्स निकल रहा था। और पुराने जितने भी बच्चे मिलेंगे क्या बोलेंगे, मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 2.5 नंबर से रह गया, मेरे 1 नंबर से रह गया, मेरा 4 नंबर से रह गया। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गलत बनाते हो, थोड़ी सी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 7 बार प्री निकाला है, 7 बार मेंस लिख चुका, ठीक है। पिछली बार 152 रैंक था मेरा, नहीं मिला सिलेक्शन, बात अलग है, ठीक है। थोड़ा सा पोस्ट कम था पिछले बार, इस कारण से सिलेक्शन कम नहीं हुआ। और इंटरव्यू मेरा मार्क्स कम था, उसकी प्लानिंग शायद मैंने नहीं की होगी अच्छे से, इस कारण से तो कहीं ना कहीं लैग किया है। लेकिन प्रीलिम्स में मैंने कुछ नहीं किया, मैं छत्तीसगढ़ पढ़ता ही नहीं। एक बार जो मैंने 2015 और 16 में पढ़ा था, उसके बाद से केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ना है छत्तीसगढ़ में। 6 महीने का मेहनत है बस छत्तीसगढ़, 7 महीने का। उसके बाद पूरा आपका प्रीलिम्स कौन निकालेगा, इंडियन जीएस, पूरी तरीके से, कभी नहीं रुकेगा। अब इंडियन जीएस में 50 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट की संख्या गिनते जाना ना। इतिहास है, इतिहास मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी है मतलब भूगोल, इंडियन इकोनॉमी है, और पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ क्या है, करंट अफेयर्स है। तो ये 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन में अगर आप डिवाइड करोगे तो 8-8 क्वेश्चन आने चाहिए हर जगह से, लगभग 8 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आएगा, आता भी है। इतिहास से 8 से 10 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से सर कितना बताए, बताए कुछ कितना आता है? पॉलिटी से 12 क्वेश्चन मिनिमम आता है। तो किस सेक्शन का क्वेश्चन कम हो जाता है? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी 5 से 8 आता है। 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस के, समझो थोड़ा सा, है ना। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिटी आपके प्रीलिम्स के लिए। अभी मैं समझाऊंगा, मेंस में आपको पढ़ना भी नहीं है पॉलिटी, बिल्कुल नहीं पढ़ना, एकदम टेंशन हटा देना है मेंस के लिए। 50 क्वेश्चन अगर आता है आपका इंडियन जीएस में, तो उसमें इतिहास का क्वेश्चन रहेगा आपका, हिस्ट्री का ये आपका आएगा 8 से 10 क्वेश्चन। आपका जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उसकी संख्या होगी मिनिमम 12 और मैक्सिमम चला गया है 22 तक जा चुका है, लेकिन 22 ना मान के 16 मान लेते हैं अपन, ठीक है। जो जियोग्राफी का सेक्शन है वहां से 5 से केवल 8 क्वेश्चन आता है। ईवीएस, पर्यावरण को अलग कर देते हैं, ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं 4, साइंस एंड टेक के भी लगभग 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ एक बच गया इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी के आपके 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से डिवीजन रहता है। बाकी जो बचा वो करंट अफेयर्स होगा, है ना, लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किसके होंगे, करंट अफेयर्स के। तो इसमें सबसे बड़ा वेटेज पॉलिटी का है, बिल्कुल पॉलिटी का सबसे ज्यादा वेटेज है इंडियन जीएस में। और पॉलिटी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्लासरूम पूरा अटेंड किया है, एक एक चीज को समझा है, और हम लोग समझेंगे, हमें हमारे पास समय की कोई बाध्यता नहीं है, आराम से समझेंगे, जब तक एक एक बच्चे को ना समझ में आ जाए तब तक समझेंगे। और अगर आपने अच्छे से समझा और बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं, जितना भी क्लासरूम में कराएंगे, जितना भी आपको और कराने के लिए दिया जाए, जितना टेस्ट सीरीज में होगा, तो आपसे 12 क्वेश्चन आएगा तो 10 बनेगा ही बनेगा, 2 नहीं बनेगा भाई, 2 नहीं बनेगा। हो सकता है वो मेरे से भी ना बने, तो 2 के पीछे नहीं भागना, किसके पीछे भागेंगे, 10 के पीछे भागेंगे। सबसे पहला चीज तो ये समझना है आपको कि क्या चीज छोड़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। आपको वो 2 के पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे, अपन भागेंगे 10 के पीछे, और 10 पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो पॉलिटी का इतना ज्यादा वेटेज है, 10 क्वेश्चन आपको दिलाएगा ये, मतलब 55 में से 10, 20% प्रीलिम्स निकालने में योगदान आपका किसका है, पॉलिटी का ही है। पूरा पॉलिटी का है 20% योगदान, और 50% छत्तीसगढ़ का है, तो 70% तो यही हो गए दोनों मिलाकर। हर बार का यही है, हर बार का पॉलिटी के क्वेश्चन उठाइए, आपको 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 70% योगदान आपके प्रीलिम्स निकालने में छत्तीसगढ़ का सेक्शन और पॉलिटी का सेक्शन, ये 2 चीजें से। लेकिन अब बात आती है मेंस की। मेंस में जो पॉलिटी है वो 50 नंबर का है, पेपर नंबर 3 पार्ट 2, 7 पेपर है टोटल मेंस में। अभी देखा होगा आपने कितने पेपर हैं, 7। उसमें से थर्ड पेपर कौन सा है, जीएस का पहला पेपर, देखो उसमें थर्ड पेपर दिख रहा है। थर्ड पेपर का सेकंड पोर्शन देखो क्या लिखा है, संविधान, पॉलिटी मिला उसमें, पॉलिटी। अब उस पॉलिटी में 50 नंबर का है वो आएगा। अब इस 50 में भी क्या है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐड कर दिया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन, कि प्रशासन कैसे काम करता है ना, कैसे चलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको ऐड कर दिया। तो क्या होता है कि ये 30 नंबर का और ये 20 नंबर का आता है, मतलब पॉलिटी केवल 30 नंबर का आता है। कई बार 40 का भी आता है ना, कई बार हो सकता है 25 का भी आता है, कोई ऐसा नहीं, ये कभी 20 का आता है, कभी 25 का आता है ना, और कभी 15 का ही आता है, ऐसा भी होता है। ऊपर नीचे होते रहते हैं, दोनों मिक्स है क्योंकि सिलेबस में, इस कारण से ऊपर नीचे होते हैं।
अगर मोटा मोटी मान ले तो पॉलिटी 35 नंबर का आता है, एवरेज निकालेंगे तो पॉलिटी 35 नंबर का है। दुखद बात ये है कि 50 नंबर के इस पेपर में 22 नंबर से प्लस आज तक गया नहीं है। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कि मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते, नहीं पता किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि चेक करने वाले को आप जानते नहीं हो, उसको पकड़ नहीं सकते, वो किस प्रकार का पढ़ा लिखा आदमी, कौन प्रोफेसर चेक करे आपको नहीं पता है। तो आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेंस के कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते। आपको मैं प्रूफ देता हूं इस बात को लेकर, यदि सर ने नहीं दिया होगा तो इसके लिए प्रूफ देते हैं। देखिए 7 पेपर कुल कितने मार्क्स के हैं, 200, तो टोटल कितना हो गया, 1400 मार्क्स का हो गया। 1400 मार्क्स का पेपर नंबर 1 में अगर आप जो सिलेक्शन ले रहे हैं उनका एवरेज मार्किंग देखेंगे तो 125 है पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर 2 में भी एवरेज मार्किंग कितनी है, 125, मतलब 125 नंबर ला रहे हैं उन लोग, दोनों में 125। लेकिन अगर आप पेपर थर्ड की बात करोगे, पेपर थर्ड की एवरेज मार्किंग आपको पता है कितनी, 80 नंबर। 80 नंबर है एवरेज मार्किंग, मैक्सिमम 96 है, इसमें जा ही नहीं रहा, नंबर नहीं मिल रहे। फिर पेपर नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें एवरेज मार्किंग भी इसमें 125 के आसपास है, क्योंकि ये साइंस का पेपर है। पेपर नंबर 5 की बात करेंगे, यहां भी एवरेज मार्किंग 85 का है। पेपर नंबर 6 की बात करेंगे, एवरेज मार्किंग 90 की है। पेपर नंबर 7 की बात करेंगे, एवरेज मार्किंग 80 की है। मतलब देखो 4 पेपर, पेपर नंबर 3, 5, 6 और 7, इन चारों पेपर में 80 से 90 की मार्किंग है। और ये चारों पेपर जीएस के पेपर है, मतलब लिखने वाले सब्जेक्टिव हैं चारों के चारों। पेपर नंबर 3 में हिस्ट्री है, पॉलिटी है और छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है। पेपर नंबर 5 में इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, सीजी ज्योग्राफी है। पेपर नंबर 6 में फिलोसफी है, सोशोलॉजी है और उसके साथ साथ क्या, आर्ट एंड कल्चर है छत्तीसगढ़ का। पेपर नंबर 7 में पूरा का पूरा क्या है, एक्ट है और योजना है और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके बारे में। ये सारे के सारे जीएस के पेपर हैं, सब्जेक्टिव पेपर हैं, जिसमें पूरा का पूरा लिखना होता है। इसमें मैक्सिमम नंबर जा ही नहीं रहा है, उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहना है मेंटली कि इसमें इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो अपने को एकदम पागलों की तरह नहीं कि 140 ला के ही छोड़ूंगा तो मैं इतिहास मरते जीते तक पढ़ रहा हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है पागलों की तरह इतिहास पढ़ते हैं, नहीं मैं ला के दिखाऊंगा नंबर, नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल सी बात है, कितना भी पढ़ लो आप। उससे अच्छा कि आप ज्यादा मेहनत कहाँ कर लेंगे, पेपर 1 में, जो कि क्या है, लैंग्वेज का पेपर है। हो सकता है वहां 125 से 140 वहां आ जाए, क्योंकि वो तो रटने वाला है पूरा, जितना रटोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ प्लानिंग, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं, क्योंकि मैं खुद साथ में है ना, जितने बच्चे निकाले हैं है ना, उनके साथ हम वार्ता करते हैं, तो उनकी खुद की प्लानिंग यही रहती है कि सर जो जीएस का सेक्शन है हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना प्रीलिम्स में, अलग से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता मेंस में है ही नहीं। क्योंकि मैं कितना भी लिख लूं, मैं हो सकता है 80 से 82 पहुंचूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं पहुंचूंगा, या 82 से मैं 85 पहुंच पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसका आधा मेहनत लैंग्वेज में कर लूं तो फिर लैंग्वेज में मैं 15 नंबर गेन कर लूंगा, साइंस में कर लूं तो 15-20 नंबर वहां गेन कर लूंगा मैं। तो बहुत बड़ा खेल है किसका, प्लानिंग का। इसलिए पॉलिटी में भी मैं बता रहा हूं आपको, हमारी प्लानिंग होगी कि हम पहले उसमें प्रीलिम्स निकालने का पूरा जो 10 क्वेश्चन है पूरा वो कवर करेंगे। समझे बातों को? चलिए शुरुआत करते हैं, ये सब बातें रोज होती रहेंगी है ना। ठीक है, जब भी आप फंसेंगे तुरंत आप टीचर से पूछेंगे कि सर प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, समस्या आ रही है। शुरुआत करने में समस्या आती है, शुरुआत करने में भी समस्या आती है, बिल्कुल आप तीनों टीचर से जो भी आएंगे इस क्लास में आप पर बिल्कुल पूछिए कि सर सब्जेक्ट शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है, मटेरियल में दिक्कत आ रही है, नोट्स कैसे बनाओ उसमें दिक्कत आ रही है, कहीं भी आएगी दिक्कत तुरंत पूछना है, अपने मन में नहीं रखना है, किसी और से नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है, लाइब्रेरी में किसी से नहीं पूछना है। लाइब्रेरी में ग्रुप बना तो आपका जीवन बर्बाद, ग्रुप मत बनाना लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है। और ग्रुप बनता है फिर वो ग्रुप ही बन जाता है, ठीक। आपका टीचर आपका साथी, आप टीचर मत मानिए हमको, हमको मेंटर मानिए, ठीक है। ये पूरा पीएससी मेंटरशिप में चलेगा पूरी तरीके से। शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, संविधान कहा जाता है इसे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान हमारे जीवन में। जैसे आप इसको फील करेंगे सबसे पहले
कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो कोई भी चीज आने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका रिक्वायरमेंट होगा ना कोई आवश्यकता होगा। किसी भी चीज की जो निर्माण होता है, कोई भी वस्तु अगर आप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जब आपको उसका क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। बिना रिक्वायरमेंट के आप उसके छूते भी नहीं। आपको जैसे प्यास लगेगी तो पानी है, भूख लगी तो खाना है। तो संविधान क्यों है, पहले इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्यों चाहिए संविधान। संविधान चाहिए आपको सुचारू रूप से एक कंटिन्यू वे में, एक बहुत अच्छे मैनर में किसी भी चीज को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपको चाहिए हर चीज। क्यों? बिना कॉन्स्टिट्यूशन का रेगुलेट नहीं हो सकता कोई भी चीज। कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए, आपका जो फैमिली है वो भी बिना किसी लॉ के रेगुलेट नहीं हो सकता। आपको एक बेसिक सेंस अपने अंदर ये पैदा करनी होगी कि किसी भी चीज को एक कंटिन्यू तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए आपको लॉ की आवश्यकता होती है, नियम की आवश्यकता होती है, कानूनों की आवश्यकता होती है, एक्ट की आवश्यकता होती है। बिना उसके आप कुछ नहीं है। आपके फैमिली में भी एक लॉ है जो हिडन है, जो दिखता नहीं है, लेकिन है वो। जैसे कितने बजे उठना है, कब नाश्ता मिलेगा, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बता कर जाना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार का बड़ों के साथ आदर व्यवहार करना है, ये भी एक लॉ है। जैसे आप अगर सड़कों में चलते तो वहां भी एक लॉ है, किधर चलना है, कब ओवरटेक करना है, कब रुकना है, किस स्पीड में चलना है, ये सब कुछ क्या है, एक लॉ है। आप इमेजिन कर सकते हैं बिना लॉ का, अगर आप इमेजिन कीजिए सड़क में बिना कोई कानून के आप चल रहे हैं, आपको बस गाड़ी पकड़ा दी गई है और सड़क है और कोई कानून नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी आप कूद जाएंगे, किधर से भी आप क्रॉस करना चालू कर देंगे। मान लो फैमिली में कोई लॉ नहीं है, कभी भी उठोगे, कभी भी उठोगे, कभी भी घूमोगे, कभी भी खाओगे, कभी भी नहाओगे, तो इसका मतलब वहां भी एक लॉ है। सड़क पर भी चले तो वहां भी क्या है, लॉ है, बिल्कुल है। बिना लॉ का कुछ नहीं हो सकता। ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो हमारी जो प्रगति हुई है, वो लॉ के कारण ही हुई है। हम इंसान क्यों कहलाते हैं? हम भी तो एक जानवर ही कहलाते हैं ना। हम इंसान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है हर एक काम को करने के लिए। हर एक काम को करने के लिए हमारे पास दिमाग है, उसको हम यूज करते हैं, एक नियम बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। भारत आजाद हो रहा है तो भारत को भी चलाने के लिए क्या चाहिए, नियम चाहिए। पहले क्यों नहीं चाहिए था? 15 अगस्त सन 1947 से पहले आजाद हुआ है हम लोग। 15 अगस्त सन 1947। प्रेशर में एक बच्चा इसको गलत करके आया था। हंसी वाली बात है, बच्चा छोड़ो, मैं नाम बता दूंगा तो और अब फालतू हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, मतलब 3 मेंस लिखा हुआ, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब हमारे संविधान की लागू हुआ था, मतलब कब वो एक्ट में आया था, ठीक है, इनेक्ट हुआ था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, पिछले साल की बात है, 2023 की बात है, 2023 प्रीलिम्स का, कि संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन आंसर था 26 जनवरी सन 1950। गलत कर दिया। एक लोगों ने नहीं किया, मैं 8 लोगों से पूछा, उसमें 3 लोगों ने गलत किया। प्रेशर, एक तो मेंटली प्रेशर ये कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लिटरली ऐसा लगता है लोगों को इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूछता है कई बार। अब 2023 में सच में उठा के देखना, क्वेश्चन है और गलत किया है। उस बच्चे ने गलत किया है जो 3 बार मेंस लिखा है और 6 साल से पढ़ा रहा है। हो जाता है, गलती होती है, प्रेशर में गलतियां होती हैं, ठीक है, उस प्रेशर को भी बियर करना है, ठीक है, और हंसना है, ऐसा शकल नहीं बनाना है, ठीक है, एकदम मतलब ऐसा शकल बना के बैठो कि आज ही कल ही पीएससी निकालना है, कल ही मेंस लिखूंगी, अब मैं कहाँ फंस गई, ऐसा नहीं है। लाइट लो, जितना अच्छे से आराम से, जितना हंसी खुशी पढ़ोगे बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है, अच्छा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम आते हैं, मैं सीजीपीएससी की बात नहीं कर रहा, छत्तीस सीजीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है, जैसे एसीएफ भी लेता है, एडीआई भी लेता है वो, है ना, देन वो सीजीपीएससी का वाला एग्जाम लेता है, बहुत सारे एग्जाम सीजीपीएससी लेता है, व्यापम बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम लेता है, छोटे भी लेता है, बड़े भी लेता है वो। ऑलमोस्ट 90% बच्चे पीएससी वाले, 90% सिलेक्शन, 90% पीएससी वाले। रीजन ये है, प्रेशर बियरिंग बहुत ज्यादा है इनके अंदर। एक तो 1.5 साल से सिलेबस चल रहा है, 1.5 साल से घुसे, व्यापम का सिलेबस 4 महीने का,
4 महीने में समझ में आया तो नहीं आया तो निकल यहाँ से, सीधी सी बात है। पैसा भी उसी लायक देते हो, 7,000 6,000 5,000 का उनका सिलेबस रहता है, उतने में पढ़ा के हम निपटा देते हैं उनको। अभी तक तो मेरे को लगता है प्रस्तावना खत्म कर दिया होता उनके, वैसे मैं नहीं पढ़ाते व्यापम वालों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कोई होता तो अभी तक आधा निपटा दिया होता वो। तो वो उनके अंदर क्षमता नहीं होती है, इस कारण से व्यापम पढ़ने वाला बच्चा व्यापम नहीं निकाल पा रहा है, पीएससी वाले निकाल लेते क्योंकि वो सेम सिलेबस है भाई, कोई अलग तो है नहीं, है ना। तो प्रेशर कैसे बियर करना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। 15 अगस्त सन 1947 से पहले हमारे माई बाप कौन? अंग्रेज। जैसा बोलेंगे वैसा मानना पड़ेगा, जैसा वो ब्रिटेन के संसद से कानून बनकर आता था वैसा हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही वो छोड़कर जाएंगे, अब सोचिए एक सिनारियो ऐसा है कि पूरा भारत है ये, है ना, एक भारत है यहाँ पास, है ना। उस समय भी लगभग 40 करोड़ की आबादी थी हमारी, बहुत बड़ा आबादी था हमारे पास, 40 करोड़ लोग थे हम लोग उस समय भी। 38 करोड़ 90 लाख, 38 करोड़ 90 लाख लोग थे हम लोग, मतलब मान लो 40 करोड़ लोग थे। 40 करोड़ लोगों को आपको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, और अभी तक एक कंट्रोल करने की जो यहाँ यूनिट था, इकाई था, वो कौन था? अंग्रेज, ब्रिटिश। अब यहां से इन लोग जाने वाले हैं, जिनको हम लोग क्या गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, सरकार के नाम से, सरकार के नाम से जानते हैं आप लोग। मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले एक सरकार है जो सबको क्या करती है? कंट्रोल करती है, सबको कंट्रोल करती है, चाहे जैसे भी करे कंट्रोल तो करती है। जैसे ही वो सरकार वहां से हटेगी, भाई सरकार हटेगी, सरकार में बैठे हुए लोग हटेंगे, सरकार नहीं हटेगी। हमारे यहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट चला है उसमें गवर्नमेंट को हटाने की बात नहीं की गई है, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को हटाने की बात की गई है। बाकी जगह बहुत अलग अलग टाइप का फ्रीडम मूवमेंट चला है। रशिया में जब चला तो वहां का पूरा थॉट चेंज कर दिया गया, वहां तो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट रिजीम आ गई, सोशलिस्ट रिजीम आ गई। चाइना में देखो पूरा कम्युनिस्ट रिजीम आया, मतलब वहां तो सरकार भी चेंज हो गई। हमारे यहाँ सरकार चेंज नहीं हुई, हमारे यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग चेंज हुए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वियतनाम, फिलीपींस, ये सब जान रहे हैं देश है, ठीक है। यहाँ कल वर्ल्ड मैप लग जाएगा, ठीक है, अभी नया नया क्लास इसलिए लगा नहीं, उधर लगा दिया पगला टाइप का, उधर कौन देखेगा उसे। तो ये सब देश भी गुलाम थे भाई, इंडोनेशिया, ये सब गुलाम थे। चीन भी एक समय पे गुलाम रह चुका है, सब गुलाम थे। उनके यहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट चला है उसमें उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में लोगों को तो हटाया ही हटाया, सरकार का जो बेस था या जो सरकार था उसे भी क्या कर दिया? हटा दिया। जिस बेस पर, हर सरकार का अपना अपना बेस होता है, कोई कैपिटलिस्ट होता है पूंजीवादी, कोई सोशलिस्ट होता है समाजवादी, कोई होता है कम्युनिस्ट साम्यवादी। तो अलग अलग थॉट्स पर सरकार अलग अलग चलती। कोई डिक्टेटरशिप होता है जैसे नॉर्थ कोरिया में हो गया, कोई डेमोक्रेसी होता है जैसे साउथ कोरिया हो गया। तो उनका फ्रीडम मूवमेंट अलग चला, हमारा बिल्कुल अलग था। हमारा फ्रीडम मूवमेंट ये था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सरकार मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारत छोड़ो में ये था उनका कि सरकार में बैठे हुए पद को छोड़ दो। हमने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, हमने सरकार से उनको डिरेल करने के लिए आंदोलन किया। हमने थोड़ी बोला अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाओ, किसी को नहीं भगाया, बल्कि हमने तो उनको नागरिकता दी। आज के डेट में उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या हमारे पास एंग्लो इंडियन की है, नाम सुना एंग्लो इंडियन। काल्की कोचलिन को जानते हैं आप? एक्ट्रेस है, ये जवानी है दीवानी वाली समझ गए? अभी भी नहीं काल्की कोचलिन को नहीं जानते? अरे अनुराग कश्यप की बीवी, ठीक है। तो वो पुदुचेरी की नागरिक है, जो कि फ्रांस की भी नागरिकता रखती है वो, और भारत की भी है। वैसे दो नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन फ्रांस ने कुछ एग्जेम्प्ट देकर उनको भी क्या दिए? अधिकार दे रखे हैं। मतलब पौंडीचेरी में रहने वाले लोगों के पास, पौंडीचेरी में रहने वाले लोगों के पास फ्रांस के कानून के तहत भी उनको कुछ फ्रांस में अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि वो पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। भारत में जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने ऐसे थोड़ी कि जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया, मुगल बादशाह की तरह बैठ के वहां, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, कॉलोनी बनाया, कॉलोनी को पूरा घेरा, और वहां पर खुद का एक अंपायर खड़ा किया। और जब भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ तो ये सारी कॉलोनी भी तबाह हो गई, मतलब इनका जो व्यापार था, ट्रेड एंड कॉमर्स था, ये सब क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लेकिन लोगों लोगों को नहीं भगाया हमने, क्योंकि लोग बहुत सालों से रह रहे थे, किसी किसी को तो 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। हमने उनको नहीं बोला कि तुम भाग जाओ,
तुम चाहते हो तो यहीं रहो, और हमने उनको नागरिकता दी। बाकायदा हमारे पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में इनको सिटीजनशिप देने का प्रावधान है, पूरा प्रोविजन किया है कि कैसे हम एक यूरोपियन को सिटीजनशिप देंगे इंडिया का। क्योंकि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है हम तुमको भगाने के लिए नहीं कर रहे, बस सरकार तुम छोड़ दो, हम अपनी सरकार बनाएंगे भारतीयों की, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडियन के हिसाब से, तुम्हारे थॉट के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके हिसाब से हम चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तुम बस सरकार छोड़ दो। तो उन जो पौंडीचेरी में रहने वाले लोग हैं या गोवा में रहने वाले लोग हैं, इनको जिस भी देश के थे इन लोग, जैसे गोवा में रहने वाले लोग पुर्तगाली थे और पौंडीचेरी में रहने वाले फ्रांस के थे, फ्रेंच थे इन लोग, तो इनको कुछ ना कुछ अपने देश से राइट्स मिला हुआ है। लेकिन ये इंडियंस है इंडियंस, लेकिन इनको पुर्तगाल में और फ्रांस में भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं, क्योंकि इनका जो एंसेस्टर्स है, मतलब इनके जो पूर्वज है वहां से आते हैं, ऐसा किया गया। इसका मतलब है हमने गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, हमने गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को क्या किया, हटाया, और वहां पर हमने कब्जा किया। अब जब हटा दोगे, आपके पास सरकार है, अब सरकार में इंडियंस बैठ गए हैं, लेकिन अब इंडियंस बैठ गए हैं तो ये देश चले कैसे, किस थॉट्स के आधार पर चले, समझिए। अब सब कुछ भूल जाइए, जो पढ़े सब कुछ भूल जाओ। अब मान लो आप मालिक हो इस देश के, आपके साथ साथ 100 लोगों ने इस देश के आजादी में लड़ाई में योगदान दिया, या फिर मान लो हम लोग 25-30 लोग जो बैठे हैं, हम ही लोग पूरे फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। हमने क्या किया, मान लो मैं नेता हूं, मैं गांधी जी हूं मान लो, ठीक है, और हमने क्या किया, देश को आजाद करा दिया। अंग्रेज बैठते थे यहाँ पास, हमने उनको भगा दिया, अब ये देश पूरा हमारा है, हम ही चलाएंगे इस देश को, इस सरकार पे हमारा कब्जा है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा अब इस देश में। लेकिन हम थोड़े से अच्छे वाले लोग हैं, हम लोग नॉर्थ कोरिया टाइप का सरकार नहीं चाहते, चाइना टाइप का सरकार नहीं चाहते, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार होनी चाहिए, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन हमको पता है कि हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन हमारी बाद वाले चाहते हैं कि नहीं, हमारे बाद जो 40 साल के बाद जो लोग आएंगे, उन लोग डेमोक्रेसी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उन लोग कैसे इस देश को चलाएंगे, क्या उन लोग उतनी फ्रीडम देंगे लोगों को जितना हम देकर जा रहे हैं। हमने मान लेते हैं लोगों को फ्रीडम दिया, हमने लोगों को फ्रीडम दिया, बोलने की आजादी दी, राइट टू एक्सप्रेशन दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दी, राइट टू प्राइवेसी दिया, निजता का अधिकार हिंदी में कहते हैं उसे, ये तो हमने दे दिया। लेकिन क्या हमारे बाद आने वाले लोग उसे देंगे। आज से 40 साल के बाद जो हम लोग बोल कर जा रहे हैं, जो हम लोग एक्ट बना कर जा रहे हैं, क्या उसके अनुसार उन लोग चलेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या, कोई गारंटी नहीं है। तो हम सभी लोगों ने मिलकर एक चीज डिसाइड किया, एक काम करते हैं, एक बुक बनाते हैं, इस किताब में उन सभी चीजों को रखेंगे जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे हम रहें या ना रहें, ये किताब रहेगा, और ये किताब गाइड करेगा आने वाले लोगों को कि ये देश ऐसा ही चलना चाहिए जैसा हम बता कर जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कोई आधार नहीं था हमारे पास, इससे पहले तो अंग्रेज थे, वो जैसा चाहते थे वैसा चलाते थे। कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, कितना इंपॉर्टेंस था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप सोचिए गांधी जी या फिर उस समय जो भी थे फ्रीडम फाइटर्स, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन न बनाते और ये सोचते कि हम जैसा चला रहे हैं वैसा आने वाले पीढ़ी भी चलाएंगे, क्या आपको लगता है वैसा चलेगा, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद ये हाल है इस देश का, न होता तो क्या होता, आप सोच लो, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद ये हाल है, जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत में कोई अकाउंटेबिलिटी बची है क्या, मतलब कोई जवाबदेहिता है क्या, कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। उत्तरदायित्व का मतलब कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के प्रति आप जिम्मेदार हैं, अगर गलती होती है तो अब भी आप जिम्मेदार, अगर अच्छा होता है तब भी आप जिम्मेदार। जैसे गौतम गंभीर अभी क्या हेड कोच है, भारतीय टीम का हेड कोच कौन है, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जानते हो ना, क्रिकेटर है। अगर भारत जीतता है तो उसी को क्रेडिट मिलता है, हारता भी तो उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए कि हार गया, तो आलोचना होती है उसकी, क्रिटिसिज्म होता है उसके खिलाफ। भारत में है ही नहीं, भारत में अच्छा काम किया तो नेता का वाहवाही, बुरा काम किया तो नेता गायब, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कोई जवाबदेहिता नहीं है। पुल गिर गया तो कोई नेता आता है कि बोलता है कि मेरे कारण पुल गिर गया है, पुल बन जाता है तो आ जाता है फीता काटने, मैं बनवाया हूं, पैसा दिया था, गिर जाता है तो भाग जाता है,
कोई नेता नहीं आता बताने के लिए मैं बनवाया था यार, गिर गया। इसी को बोलते अकाउंटेबिलिटी नहीं है भारत में, कोई भी जवाबदेहिता नहीं है। तो सोचो कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद ये हाल है, नहीं होता तो क्या होता इस देश का। इसलिए फ्रीडम फाइटर जानते थे कि हमारे बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़कर जाना पड़ेगा जिसके आधार पर यह देश क्या हो, आने वाले दिनों तक चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। क्या यह संविधान बहुत जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। चाहते तो भगवत गीता को लागू कर देते। बिल्कुल, कई सारे देशों में क्या होता है, जब फ्रीडम मूवमेंट होता है तो फ्रीडम मूवमेंट के बाद सरकार चली जाती है, जो पुरानी सरकार होती है वो क्या है, चली जाती है। तो जो नए लोग आते हैं सरकार में, या तो सरकार पूरी तरीके से खत्म करके नई सरकार बनाएंगे, एकदम नई फ्रेश, या तो सरकार को, लोगों को हटाकर वहां बैठ जाएंगे और अपने थॉट्स के अनुसार क्या करेंगे, किसी धार्मिक किताब के आधार पर उस देश को चलाने लगेंगे। एग्जाम्पल तालिबान। तालिबान का नाम सुना है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वहां किसका रूल है अभी? तालिबान का। एट प्रेजेंट अफगानिस्तान में तालिबान नाम का एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, जो आज के डेट में किसको चलाती है? अफगानिस्तान को। 2019 से पहले वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वोट डाल के आते हैं तो सरकार चुनते हैं, सेम अफगानिस्तान में था, वोट डालते हैं सरकार चुनते हैं। लेकिन उस सरकार को हटाया किसने? तालिबान ने। ऐसे हटा दिया। और जैसे ही तालिबानी लोग बैठे, उन्होंने क्या बोला? कोई संविधान नहीं, जैसा कुरान और जैसा सरिया चलता है। और ये कब से बना है? 1400 साल पहले बना था। उसी के अनुसार हमारा देश चलेगा। इसका मतलब है देश धार्मिक किताबों से भी चलता है। बिल्कुल, इसका मतलब है देश दो तरीके से चल सकता है, एक संविधान के तहत और दूसरा धार्मिक किताबों के तहत चल सकता है। हो सकता है भारत में भी हो जाता। भारत मान लो एक ही धर्म के लोग रहते भारत में, चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, और उनका मेजोरिटी ये कहना था कि भाई हमारे भगवान ने खुद लिख कर गए हैं, वेद ग्रंथ ये सब, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, हमारे भगवान ही लिख कर गए हैं, क्यों ना इसी को लागू कर दें, ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्यों अलग से संविधान बनाना? इसी जो ये कहता है वैसे ही करेंगे हम। क्योंकि बाइबल में भी जीवन कैसे जीना उसके बारे में बताया है, सरकार के बारे में बताया है पूरा। कुरान पढ़ेंगे तो वहां भी पूरा बताया, जीवन कैसे जीना है, सरकार कैसे चलेगी, सब कुछ बताया है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां भी बताया, वहां तो पूरी तरीके से नहीं कि मनुस्मृति में पूरा बताया है कैसे ये चलेगा देश। तो उसके आधार पर भी देश चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, पॉसिबल ही नहीं था वो, इसलिए वो खत्म। हो सकता था कि हम लोग रिचुअल्स के हिसाब से अपने देश को चलाते, रिचुअल्स के हिसाब से भी देश चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सोचिए, पूरे दुनिया पर कब्जा करने वाला देश, उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उनके पास। तो वो देश चलता कैसे? रिचुअल्स के हिसाब से चलता है, रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है। जैसे उनके रीति रिवाज थे उन्हीं के अनुसार वो चलते हैं। उनके यहाँ रीति रिवाज इवॉल्व हुआ है धीरे 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 धीरे। जैसे हम लोग अधिकार को बहुत अलग चीज मानते हैं ना, एकदम अलग चीज मानते हैं, कानून के तहत मानते हैं, उन लोग रीति रिवाज मानते हैं। उनके यहाँ राइट्स, फ्रीडम, डेमोक्रेसी एक रिचुअल्स है। बिल्कुल, उनके यहाँ रिचुअल है, वो उसी के अनुसार अपना देश चलाते हैं। वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, आप मार के देखना सर, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा आपको, है ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं उनके पास। वो 300-400 सालों से इसको चलते आ रहा, चलते आ रहा। धीरे धीरे राजा महाराजाओं ने राइट्स देना चालू किया, धीरे धीरे और राइट्स दिए और अधिकार दिए और अधिकार दिए। अधिकार अधिकार मिलते मिलते लोगों के पास बहुत फ्रीडम आ गया, राजा की शक्तियां कम हो गई, तो राजा का राजपाट भी चला गया। लोगों ने खुद में डेमोक्रेसी स्थापित कर लिया कि अब इस देश को कौन चलाएगा, तो खुद ही से वोटिंग करके डेमोक्रेसी बना लिया उन्होंने। तो एक रिचुअल्स की तरह चला उनका पूरा देश। तो वो रिचुअल्स के हिसाब से भी आप अपने देश को चला सकते हैं, बिल्कुल चल सकता है एक रिचुअल्स के हिसाब से। तो ये तीन तरीके हो गए, एक संविधान से देश चल सकता है, एक धार्मिक किताब कानूनों के हिसाब से चल सकता है, ईश्वरीय विधि कहते हैं इसको, डिवाइन लॉ इंग्लिश में कहा जाता है, डिवाइन लॉ। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा संविधान के अनुसार। एक ईश्वरीय विधि मतलब डिवाइन लॉ से चलेगा, एक रिचुअल्स के आधार पर भी चल सकता है। इन तीनों के अलावा एक और होता है, एक और होता है, उसके अनुसार भी देश चल सकता है। किसी एक फिलोसोफर
या किसी एक समाजशास्त्री मतलब सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा, किसी एक व्यक्ति के विचारों के आधार पर भी कोई देश चल सकता है। एग्जाम्पल इसमें है कार्ल मार्क्स। पूरा रशिया किसके आधार पर चलता है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स के जो फॉलोअर्स थे लेनिन और स्टालिन, लेनिन और स्टालिन के पूरी विचारधारा के आधार पर कौन चलता है? रशिया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई धार्मिक कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, है ना, कोई रिचुअल्स नहीं, जैसा हमारे नेता ने बोला था। हमारे नेता कौन? स्टालिन और लेनिन, उनके अनुसार ये देश चलेगा। एग्जाम्पल सबसे बड़ा चाइना। चाइना किसके आधार पर चलता है? माओ, माओ, माओ जेडोंग, चाइना के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे वो, उनके अनुसार वो देश चलता है। माओवादी का नाम सुने हो? कौन है इन लोग? मॉइस्ट लोग, नक्सली कहते हैं इनको। नक्सली का नाम सुने आप लोग? एक एक शब्द का मीनिंग जानना है ना। नक्सली नाम सुने हो? इंग्लिश में मॉइस्ट कहते हैं इनको, मॉइस्ट। और अगर फुल फॉर्म देखो तो क्या है? माओवादी। हिंदी में क्या बोलेंगे? माओवादी। माओवादी, माओ के विचार को मानने वाले। माओ, ये बिल्ली वाला माओ नहीं है ना जी, ऐसा होना बिल्ली बोल रही है माओ करके, ऐसा कुछ नहीं। माओवादी, माओ कौन थे? जैसे नहीं बोलते गांधीवादी है, तो कई लोग बोलते हैं ये तो गांधीवादी है, ये तो अम्बेडकरवादी है, तो ऐसे नक्सलियों को क्या बोलते हैं? माओवादी। माओ कौन था? चाइना का फाउंडर है ये। चाइना को आज जो चाइना आपको दिखता है उसके पीछे पूरा थॉट्स किसका है? माओ का है। तो पूरा चाइना माओ के विचार पर चलता है, और नक्सली सेम विचार को फॉलो करते हैं कि हम भी माओ की तरह भारत में एक दिन क्रांति लेकर आएंगे और पूरे भारत को इस सरकार से आजादी दिलाएंगे। और क्या, तो इसलिए तो लोग सरकार लोग को मारते हैं, हर एक सरकारी अधिकारी को मारेंगे, हर एक सरकार के आदमी को मारेंगे, नेताओं को मारेंगे। उनका टारगेट पब्लिक बिल्कुल नहीं है, उनकी विचारधारा में पब्लिक आता ही नहीं, उनकी विचारधारा में सीधा सरकार आता है। सरकार बेईमान है, सरकार चोर है, सरकार को मारना है। माओ ने जैसे सरकार को मार के खत्म किया और उस देश में समानता स्थापित की है, वैसे हम नक्सली भारत में क्या करेंगे? सबको मार के क्या करेंगे? समानता की स्थापना करेंगे, इक्वल कर देंगे सबको। तो उनके आधार पर, मतलब किसी एक व्यक्ति के आधार पर भी क्या चल सकता है? एक देश चल सकता है। हो सकता है हमारे फ्रीडम फाइटर ये बोल देते कि गांधी जी के विचारों के आधार पर क्या चलेगा? ये देश चलेगा। गांधी जी ने 4-5 किताबें लिखी हैं, उस किताब में जो जो भी बोला गया है उसको लागू कर देंगे जैसा जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि गांधी जी ने हर चीज के बारे में बोला, समाज के बारे में बोला, वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला, सबके बारे में बोला है, उद्योगों के बारे में बताया, सब कुछ बताया उन्होंने। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इस देश को चलाएंगे। तो इसका मतलब है देश को आप 4 तरीकों से चला सकते हो। संविधान, दूसरा डिवाइन लॉ, ईश्वरीय कानून, धार्मिक किताबों के आधार पर, रिचुअल्स, रीति रिवाजों के आधार पर, और चौथा किसी विचारधारा के आधार पर। हमने इन तीनों को छोड़ के किसको चुना है? संविधान। क्योंकि हमारे देश में कोई एक विचारधारा है ही नहीं। इवन तक हमारे देश में कोई एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ ही नहीं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता हो, कौटिल्य को छोड़कर। कौटिल्य एकमात्र ऐसे फिलोसफर मानेंगे आप जो पूरे दुनिया में माने जाते हैं। कौटिल्य मौर्य के समय थे, है ना, अशोक, ठीक है, जो किंग नहीं थे अशोक, सम्राट अशोक, उनके वो, है ना, वो थे, गुरु थे, या सहायक भी बोल सकते थे, वो उस समय के फिलोसफर हैं। तो उसको छोड़कर बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा नामी हो, बहुत बड़ा ये हो, है ना। तो हमने किसी एक की विचारधारा पर इस देश को नहीं चलाया। अंग्रेज गए, हमने किसी एक के विचार, अब भगवान वाला भी नहीं मान सकते थे क्योंकि एक धर्म के लोग नहीं रहते। रिचुअल्स तो नहीं मान सकते क्योंकि हर 200 किलोमीटर में रिचुअल्स बदल जाता है। छत्तीसगढ़ में ही अलग है रिचुअल्स पूरा। मैं खुद नॉर्थ साइड का हूं और हम लोग फरा नहीं जानते, नहीं जानते हम लोग फरा क्या होता है। कोई नहीं जानता उधर फरा क्या होता है। हम लोग नहीं जानते पोला क्या होता है, हम लोग नहीं जानते हरेली क्या होता है। आपको आश्चर्यचकित होता होगा, चलो मैं तो जनरल हूँ, आदिवासी एसटी कम्युनिटी भी नहीं जानता हूँ ये फरा क्या है, हरेली क्या, नहीं जानते हम। हमारा रिचुअल पूरा का पूरा रिचुअल्स ही अलग है, हमारे एरिया का पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। ये मिडिल क्षेत्र में ही ये सब है, बस्तर में भी जाएंगे तो शायद कम ही जानते होंगे उधर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 200-300 किलोमीटर में पूरे के पूरे रीति रिवाज क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। तो उसके आधार पर भी हम अपने देश को नहीं चला सकते। तो हमारे पास एकमात्र साधन बचता है कि चूंकि हम लोग क्या, हम लोग खुद फ्रीडम फाइटर थे ना, अभी ध्यान दो, हम लोग फ्रीडम फाइटर की तरह सोच रहे हैं ना कि भाई भगवान वाला कानून नहीं लागू कर पाएंगे, दिक्कत है देश में। रिचुअल्स वाले भी नहीं लागू कर पाएंगे, दिक्कत है देश में। किसी एक के थॉट्स को लागू नहीं कर, दिक्कत है देश में। तो हम लोग एक काम करते हैं यार, इस देश के लिए जो जो अच्छा है वो पहले देख लेते हैं।
इस देश के लिए डेमोक्रेसी अच्छा है, डेमोक्रेसी रख लेते हैं। इस देश के लिए पंथ निरपेक्ष है ना, जिसको आप बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म अच्छा है वो रख लेते हैं हम लोग, है ना। इस देश के लिए डेमोक्रेसी अच्छा है वो रख लेते हैं, सेक्युलरिज्म अच्छा है वो रख लेते हैं, है ना। इस देश में फंडामेंटल राइट्स अच्छा है वो रख लेते हैं, है ना। इस देश में हम लोग पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, एक पार्लियामेंट्री टाइप और दूसरा होता है प्रेसिडेंटशिप, मतलब एक संसदीय प्रकार की सरकार और एक अध्यक्षीय सरकार। तो हम लोग पार्लियामेंट्री वाला रख लेते हैं, मतलब जो जो अच्छा लग रहा है उसे रख लेते हैं, उसे लिख देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। हम मर भी जाएंगे तो इसी के अनुसार ये देश चलता रहेगा। तो इससे किसके निर्माण हो गई, संविधान का निर्माण। क्योंकि बिना लॉ के इस देश को या फिर किसी परिवार को भी चलाया, याद करो पहला लाइन, इस धरती में कोई भी चीज बिना लॉ के नहीं हो सकती। बिना लॉ के आप आदि मानव हो, सीधी सी बात है। गुफा से निकले, फल मिला खा लिया, जानवर मिला मार के खा लिया, पानी मिला पी लिया और सो गए। ना तो आपका कोई जमीन है, ना तो खेत है, ना तो कोई परिवार है, कुछ नहीं। तो वो थे बिना लॉ के, जो बिना लॉ के जीते थे। लेकिन हम तो अब अलग इंसान है, आधुनिक मानव है हम, बिना लॉ के हम नहीं रह सकते। इसलिए संविधान की आवश्यकता। नीड समझ में आ रहा है, पक्का फील कर पा रहे हैं? इसका दूर दूर तक मेंस के आंसर राइटिंग से कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको फील कराना चाहता था कितना इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में लॉ का। बिना लॉ के कुछ नहीं हो सकता। और संविधानिक क्यों, लॉ तो कई टाइप के होते हैं, डिवाइन लॉ होता है ना, सोशल लॉ होता है, मतलब ये जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, एक 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 इंसान की विचारधारा के ऊपर भी लॉ होता है। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमने क्यों चुना, क्या चुना, कॉन्स्टिट्यूशन ही चुना। एक कुछ ग्रुप के द्वारा बनाए गए किसी लॉ को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक सुप्रीम लॉ होता है ये। देश में आने वाले जितने भी लॉ होंगे इसके नीचे होंगे। अब चाहे जो भी आएगा, कोई भी लॉ आएगा किसके नीचे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होगा, इवन तक भगवान भी ऊपर नहीं होगा। जी हाँ, कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, भगवानों के ऊपर भी प्रतिबंध है, कई सारे, कई सारे प्रतिबंध। एग्जाम्पल का केरल में केस हुआ था, है ना, एक मंदिर था जहां महिलाओं को एंट्री बैन था। अयप्पा जी का मंदिर था वो, लॉर्ड अयप्पा, है ना, जहां महिलाओं को एंट्री बैन था। 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष जो उनका मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता महिलाओं का, उस आयु वर्ग की महिलाओं का वहां एंट्री क्या था, बैन। समाज ने ऐसा कर दिया था। महिलाएं चली गई कोर्ट, ये तो हमारे राइट्स के अगेंस्ट है, हमको भी भगवान का पूजा करना है, हमको भी जाना है। दिक्कत चालू हो गया, अब क्यों, अब राइट्स बढ़ा कि भगवान बढ़े, अब देखना पड़ेगा। तो बहुत लंबा बहस हुआ, बहुत लंबा बहस हुआ, और लास्ट में कौन आगे निकला, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए हैं, तो आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता, और मिला आपको राइट्स। भगवान को भी नीचे झुकना पड़ा। कई सारे, भगवान ने बलि प्रथा भी करवाया था, नहीं बोलते थे बलि प्रथा, इंसान मानव बलि होती थी भाई, भारत में मानव की बलि होती थी, अब कर पाएंगे क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, मतलब नो वन। ठीक है, कल हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा इसके, है ना। देन उसके बाद ये क्यों है, ये तो समझ में आ गया है, पहला क्वेश्चन नहीं था, क्यों है, क्या है ये पढ़ना है, और क्या करता है ये पढ़ना। ठीक है, ठीक, चलिए कल मिलते हैं। हाँ